नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनएफओ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। न्यू फंड ऑफर को लेकर के बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए यूनिट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो 10 रुपये पर यूनिट से एनएफओ अधिकतर खुलते हैं। अधिकतर क्या, एनएफओ खुलते ही हैं। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी बता दूं कि किस तरीके के मार्केट में आप लोगों को एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब बचना चाहिए, किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरीके से आप लोग अपने लिए बेस्ट न्यू फंड ऑफरिंग चूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आखिरी में बात करी है, आखिरी के 2-3 मिनट में, जिसमें मैंने बात करी है कि एनएफओ में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, वो वाला टॉपिक आप लोग मत छोड़िएगा, वीडियो को भगा करके देख लीजिए। आखिरी के 3 मिनट में मैंने वो सारी बातें करी हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एनएफओ होता क्या है। देखिए, एनएफओ से आप लोगों का किसी भी इनिशियल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर आप लोग आईपीओ को देखते हो तो आईपीओ से लगभग सभी लोग परिचित है कि आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसी तरीके से न्यू फंड ऑफरिंग होता है। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो आईपीओ लेकर के आती है। वैसे ही जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी एएमसी कंपनी अपने म्यूचुअल फंड को लॉन्च करना चाहती है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों से एनएफओ के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, पर यूनिट 10 एक ओपन एंडेड होता है या फिर क्लोज एंडेड फंड होता है, तो उस हिसाब से एक स्लॉट टाइम खोला जाता है कि इन दिनों में इतने डेट से इतने बीच के ये एनएफओ खुला हुआ है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितनी ज़्यादा यूनिट्स के लिए सब्सक्रिप्शन डालते हो उतनी यूनिट्स आप लोगों को अलॉट होती हैं। यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी होती हैं। दोस्तों, एनएफओ में इन्वेस्टिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एनएफओ में अगर आप लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों का जो भी फंड रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं इंक्लूड है, या फिर अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कवर करना चाहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को कवर करना चाहते हैं, या फिर आप लोग ऑटो सेक्टर को कवर करना चाहते हैं, अगर उस तरीके का एनएफओ है तो आप लोगों के लिए गुड टू गो है। बाकी अगर आप लोग ये देखते हो कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आप लोगों को बाहर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, यूएस के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, सॉरी, तो उस तरीके का अगर आप लोगों का एएमसी फंड लॉन्च कर रही है एनएफओ के थ्रू, तो आप लोग वहां पे जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को ध्यान रखने वाली कुछ और बातें हैं जो सोचना चाहिए। सबसे पहले कि एएमसी की रेपुटेशन क्या है। एएमसी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कोई भी XYZ एएमसी, मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप लोगों की उसकी रेपुटेशन फाइंड करनी है तो आप लोग जनरली गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, उनके अलग अलग फंड्स को देखिए, क्योंकि हर फंड जब भी आते हैं तो एनएफओ के थ्रू ही आते हैं। तो एनएफओ के थ्रू जब भी वो आए होंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, फंड मैनेजर ने जिस तरीके का कहा है, उस एएमसी ने जिस तरीके से कहा है, उस तरीके का लोगों को रिटर्न निकाल करके दिया है कि नहीं, तो ये सब कुछ आप लोगों को गूगल पे आराम से मिल जाएगा। बाकी एनएफओ जब भी लॉन्च होता है तो वो जो भी पर्टिकुलर कंपनी होती है, अब तो काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाता है। बाकी वो कंपनी भी, वो एएमसी भी, वो फंड भी आप लोगों को पूरी डिटेल देता है कि इस तरीके के सेक्टरल हमारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ये फंड्स में आप लोगों का पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाएगा, कितने परसेंटेज आप लोगों का इक्विटी में डाला जाएगा, डेट में डाला जाएगा, या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स में कितना डाला जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आप लोगों को ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों का पर्टिकुलर पैसा किन किन स्टॉक्स की तरफ मुड़ेगा, किन किन सेक्टर्स की तरफ मुड़ेगा, और आप लोगों का पैसा किस तरीके से बन करके आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं मार्केट के बारे में और बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं। तो वो इन छोटी चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करके अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ भैया, हमें ऑटो सेक्टर में काफ़ी दिख रहा है, हमें टाटा मोटर्स लग रहा है कि भैया ये इलेक्ट्रिक सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकता है, महिंद्रा अच्छा कर सकता है, जो इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन ऑटो सेक्टर कंपनीज है, मारुति सुजुकी काफ़ी अच्छा मिडिल क्लास सेक्टर्स के लिए काम कर रही है, तो ये आगे भी करती रहेगी, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तो हम इनके स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। क्या इस तरीके के स्टॉक्स उस पर्टिकुलर फंड में हैं तो हम उस फंड को ले सकते हैं, क्योंकि हमें मैनेजमेंट नहीं आता है कि हम कब स्टॉक्स को खरीदें, कब बेचें, या फिर कब ऐड करना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके के एनएफओ की तरफ जा सकते हो। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो कि हाँ, मेरे लिए ये पर्टिकुलर एनएफओ बढ़िया हो सकता है, मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को इस वीडियो में सुनने को और समझने को मिल रहा है वो ये है कि एनएफओ में कब इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, या फिर एनएफओ किसके लिए नहीं है। देखिए, न्यू फंड ऑफरिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया किस तरीके का होता है ये और क्या इसके पीछे के मायने होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डालने के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर में डालने के लिए, या फिर जिस भी तरीके का एनएफओ है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी
वो मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, वो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, वो सेक्टर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर सेक्टर में डालने वाला है, उस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में डालने वाला है, या फिर किसी बेंचमार्क के रिलेटेड वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो वो ऑलरेडी है। अब आप लोगों को मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरीके का है, क्योंकि देखिए अगर ऑल टाइम हाई मार्केट पे किसी एनएफओ में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप लोग फंस सकते हैं। फंस क्यों सकते हैं? क्योंकि देखिए जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो जो भी आप लोगों से पैसा लिया जाएगा, जैसे कि 10 रुपए पर यूनिट ही आप लोगों को काफी सस्ती लग रही है, मान लीजिए कि आप लोगों ने 10,000 रुपए डाल दिए, तो आप लोगों को अच्छी खासी यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई मार्केट पे होगा, तो जब भी वो एनएफओ बंद होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में। अब मार्केट में वो फंड मैनेजर बहुत ही अगर चूज करके निकालता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालेगा, या फिर जिनकी प्राइसेस कम हो, काफी अच्छी ग्रोथ भी होगी, तो उनमें काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका होता है उस पर्टिकुलर बुलिश मार्केट में। तो वहां पे दोस्तों आप लोग काफी महंगी यूनिट्स बाई कर लेते हो, और फिर वहां पे आप लोग फंस जाते हो, और आप लोगों को एट द एंड जो रिटर्न आना चाहिए लॉन्ग टर्म में, उस तरीके का रिटर्न आप लोगों को नहीं मिल पाता है। तो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम यही होता है दोस्तों कि अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर आप लोगों को एक रोटेशन में चल रहा है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का भी रोटेशन में चलता है, आप लोगों का ऑटो सेक्टर भी रोटेशन में चलता है, तो अगर वो बॉटम सेक्टर चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है उसमें, तो उस समय बुलिश मार्केट में भी उनमें अपॉर्चुनिटी होती है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने लिए एनएफओ को चूज करो। बाकी मैं कहूंगा कि बुलिश मार्केट, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे स्टॉक्स की समझ है, या फिर उस तरीके के म्यूचुअल फंड ऑलरेडी मार्केट में हैं, दूसरी एएमसी के पास है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों को उन्हीं के पास जाना चाहिए। केवल ये सोच करके कि 10 रुपये पर यूनिट है, तो वो एक्चुअल में आप लोगों को 10 रुपये पर यूनिट तो मिल रहा है, बट उसकी जो कॉस्ट आएगी एट द एंड आप लोगों को उतनी ही होने वाली है। इस टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, सस्ता और महंगा स्टॉक्स किस तरीके से काम करता है, या फिर यूनिट्स किस तरीके काम करती हैं, एनएफओ में किस तरीके से काम करता है, वो जाकर के आप लोग चैनल पे जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों की जानकारी और बढ़ेगी। तो दोस्तों बाकी हम लोग दो आखिरी बातें करते हैं कि आप लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन किस तरीके का होना चाहिए। देखिए अगर आप लोगों का डेट फंड का कोई एनएफओ आ रहा है, तो फिर तो उसके लिए आप लोग कुछ सोचो ही ना, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हो, 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए उस डेट फंड में बन सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का इक्विटी का एनएफओ है, पर्टिकुलर किसी सेक्टर का एनएफओ आप लोग ले रहे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। एटलीस्ट 5 साल जो मिनिमम लॉन्ग टर्म का एक मोटिव होता है कि हाँ भैया हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो मिनिमम 5 साल आप उस एनएफओ को दो, फिर जाकर के आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करो। बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे डीमेट अकाउंट मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने भी 2 डीमेट अकाउंट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहां पे आप लोगों को जैसे ही एनएफओ आता है, उसकी पूरी रिसर्च, पूरी एनालिसिस आप लोगों को दे देते हैं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को पूरी रिसर्च के साथ चाहिए तो आप एंजल वन के साथ जाना। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर से चाहिए, या फिर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो चाहिए, तो आप लोग जीरोधा के साथ जा सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैंने दी है, आप लोग जा करके अपना डीमेट खोल करके एनएफओ में, आईपीओ में, गोल्ड वगैरह जितना भी आप लोग मार्केट के बारे में सोच सकते हो, उससे भी प्रोवाइड करती है, वो दोनों जगहों से हो जाएगा, और बिल्कुल सिक्योर्ड है दोनों, और फुल प्रूफ्ड है। आई होप दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग दूसरों तक भी शेयर करेंगे, और उनको भी समझाएंगे कि एनएफओ में अब वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, और एनएफओ में कब इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने आप ऑलरेडी चैनल पे कई सारी वीडियोस दे रखी हैं, तो उनसे जाकर के आप लोग सीख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।